हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फोकस्ड होकर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को यहाँ हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट से। ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करो क्योंकि सारी की सारी पावर्स तुम में ही है। बाहर कहीं मोटिवेशन नहीं झांकना है, हमें अपने अंदर देखना है, अपने खुद की इंस्पिरेशन हमें देखनी है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे पूसा डिकम्पोजर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कल रिलीज़ किया गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पढ़ेंगे। डीएनए कटर, एक न्यूली डीएनए जो कट मतलब डीएनए को कट करने वाला एंजाइम फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवर किया गया है, वो पढ़ेंगे। क्रिस्पर पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स में भी आ चुका है एक बार और यूज़ होता आ रहा है डीएनए कटिंग में, वो पढ़ेंगे। और मॉन्ट्रियल वो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे जो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ये वाला कल मैंने पढ़ाया था तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। मेंस रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम, वही क्रिस्पर उसकी सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएस पेपर 2 जो रिलेट करता है आपके इश्यूज़ रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर से, ठीक है, वो हम इसका हॉलिस्टिक एनालिसिस करेंगे। यानी कि इस वाले एनालिसिस के बाद आपको कुछ भी कहीं भी एनालिसिस या फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपको यही नोट कर लेना और बार बार इसका रिवाइज़ करना है, अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम। बायो डिकम्पोजर पढ़ेंगे और उसके बेनिफिट्स। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। Which ozone depleting substances was primarily responsible for the formation of ozone hole over Antarctica, leading to the implementation of Montreal Protocol in 1987? ऑप्शंस ये रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब इतना बचपन से ही हम ओजोन लेयर पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला आंसर देना बहुत ईजी है, ठीक है। आप सब वीडियो पॉज करके इसका आंसर देंगे, अगर आता होगा तो, नहीं आता होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं सेशन के एंड में इसका डिस्कशन करूँगी। देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामेबल डीएनए कटर्स फाउंड इन एल्गी, स्नेल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। डीएनए कटर्स मतलब यहाँ पे कुछ नाम से पता चल रहा होगा कि डीएनए को यहाँ पे कट किया जा रहा है, ठीक है। अ डाइवर्स सेट ऑफ स्पीशीज फ्रॉम स्नेल, एल्गी, एमोबाज, इनसे क्या होते हैं, ऐसे कुछ एंजाइम्स मिल रहे हैं जो जिनसे डीएनए को कट किया जा सकता है, डीएनए को टारगेट करके। यानी कि बैड वाले डीएनए को जो डिजीज़ कर रहा है उस वाले डीएनए को कट किया जा सकता है इस वाले एंजाइम से। इसका नाम क्या है, फैंजर्स। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फैंजर्स आ जाएगा, वो बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा प्रीलिम्स में, अगर ये अभी याद नहीं किया तो। ऊपर से उनका ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 तो और ही वो है, ठीक है, और ही प्रॉब्लम क्रिएटर है वो। इसीलिए ये वाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ाती हूँ, मेंस रिलेटेड जो मैं पढ़ाती हूँ, वो नोट करना बहुत ज़रूरी है। एंड अ न्यू स्टडी फ्रॉम साइंटिस्ट एस MIT MC Govern Institute of Brain Research has identified thousands of them. Franzels are RNA-guided enzymes that can be programmed to cut DNA at a specific site. यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि डीएनए को कट किया जा रहा है। मच लाइक द बैक्टीरियल एंजाइम, अभी हम जो क्रिस्पर यूज़ कर रहे हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम है जो जीन एडिटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ये है आपका क्रिस्पर। इसे टारगेटेड जो डीएनए है ना, टारगेटेड साइट है, टारगेटेड जीन है, वहाँ पे इसे चिपका दिया जाता है ताकि टारगेट वो ये जो एंजाइम है वो उसे कट कर सके, डीएनए को कट करके वहाँ से निकाल सके। बात आई समझ, इसे सीजर भी कहते हैं। क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक repeats is a gene editing technology which replicates natural defense system in bacteria to fight virus attack, causing using a special protein called Cas9.
Cas9 जो प्रोटीन है इस वाले एंजाइम्स में, उस प्रोटीन के तहत ये डीएनए को कट कर देता है। बात आई समझ? इट यूजुअली इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जीन और सेपरेशन ऑफ अ जीन, एग्जिस्टिंग जीन। ठीक है, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में बाहर से कोई जीन नहीं लेके आया जाता, बॉडी का ही यूज़ किया जाता है जीन। ठीक है, बॉडी का ही जीन हटाएंगे और बॉडी का ही लगाएंगे। ठीक है, कोई फॉरेन जीन नहीं रहता उसमें। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जेनेटिक सीजर्स। इन्हें कैची कहा जाता है जीन्स की। ठीक है, ये लोग जीन्स को कट करते हैं। इट्स मैकेनिज्म इज ऑफन compared to the cut, copy, paste and find replaced functionalities in the common computer programs. अब बैड स्ट्रेच इन द डीएनए सीक्वेंस, बैड स्ट्रेच यहाँ पे मैंने बताया वो जीन जो डिजीज़ फैला रहा है, ये हो गया आपका डीएनए। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई जीन है जिस वजह से ये पर्सन को ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर था, राइट। इस वाले जीन को भी हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे यूजिंग क्रिस्पर। अब बात समझ आई? क्रिस्पर को यूज़ करते हुए ये वाली जो जीन है वो यहाँ से हटा देंगे, कट करवा देंगे, और ये या तो रिमूव कर दिया जाएगा और रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी दूसरे जीन के द्वारा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। पहले क्या होता है, पहले टारगेट किया जाता है जीन को, राइट जीन मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उस वाले जीन को, जो जीन हमें हटाना है उसे टारगेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कट करके रिप्लेस करके यहाँ पे न्यू जीन इंसर्ट कर दिया जाता है। ये दिस इज इंसर्टेड डीएनए, राइट। ये वाला सॉरी डीएनए यहाँ मतलब यहाँ पे एक न्यू डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया है। इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जैसे कि कुछ डिजीज़ेस होती है ना, जेनेटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ेस होती है, सिंड्रोम्स होते हैं, उसका हमें क्या करना है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसमें किया जा सकता है क्रिस्पर की हेल्प से। और जो न्यूली एंजाइम लाया गया है, डिस्कवर किया है, उसकी भी हेल्प से। ठीक है, सम सेल्स ऑफ एवरी पेशेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड, genes are edited in the laboratory and the corrected genes are then re-injected into the patients. ये स्पेसिफिक सा ट्रीटमेंट है कि आप डायरेक्टली जीन को टारगेट कर दे रहे हैं। What is to be edited where and different, ये डिफरेंट होता है डिफरेंट केसेस में। कभी कभी तो ये रेशियल ग्रुप्स में भी डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप में देखे गए हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जो उनकी जो जीन होगी ना, जो जीन फॉर्मेशन होगा उनका, वो डिफरेंट होगा। अगर हम उस जीन को ही टैकल कर देंगे, टारगेट करके उसे कट करके निकाल देंगे एंड रिमूव और रिप्लेस कर देंगे, फिर क्या होगा, वो वाली डिजीज़ इस पॉपुलेशन से हट जाएगी, राइट। The changes in the genetic sequences remain with the individual and are not passed to the offspring. ऑफस्प्रिंग को पास्ट नहीं होता जो चेंजेस हम लेके आते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। परमानेंट क्योर ऑफ जेनेटिक डिजीजेस एंड एनोमलीज, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जो इसके थ्रू टैकल किया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया, eye diseases including color blindness, several type of cancer, diabetes, HIV, liver and heart diseases, जिसमें से काफ़ी तो हेरिडेटरी होती हैं। हेरिडेटरी का मतलब क्या है, वो डीएनए के थ्रू आ रहा है, वो जीन्स के थ्रू आ रहा है। जीन्स को टैकल करके, टारगेट करके उसे कट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो बीमारी ख़त्म। इसीलिए क्रिस्पर या वो Cas9 का यूज़ किया जाता है। एथिकल डिलेमा इससे कुछ रिलेटेड है, ये भी थोड़ा बहुत आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि ये
इंडिविजुअल में जो चेंजेस लाया जा रहा है ना, वो मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है। 2018 में चाइनीज़ रिसर्चर ने बनाया था एक डिज़ाइनर बेबी बनाया था, जिस वजह से क्या है, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बनाया गया था। तो फिर ये एक एथिकल कंसर्न लेके आ गया कि ये बाद में मिसयूज़ हो सकता है, इसीलिए उस डिज़ाइनर बेबी को कुछ ही दिनों में मार दिया गया। ठीक है, preventive interventions to obtain social traits is not something that scientists currently want the technology to be used for. कुछ स्पेशल ट्रेट्स होते हैं जो साइंटिस्ट अभी यूज़ नहीं करना चाहते, राइट? कुछ ऐसे जीन को टारगेट करके कुछ ऐसे मतलब पर्टिकुलर ट्रेट्स डाले जा सकते हैं जो फ्यूचर जनरेशन्स में भी जाएं, जिसका भी मिसयूज़ हो सकता है, राइट? Though the technology is fairly accurate, it is not 100% precise. ये वाला हो गया आपका कंक्लूज़न। ठीक है, कंक्लूज़न क्या होगा आपका? बैलेंस होगा, ना सारे नेगेटिव्स दिखाएंगे ना सारे पॉजिटिव्स दिखाएंगे। 100% प्रेसाइज नहीं है, आप ये लिखेंगे। Could induce a few errors as well, making changes in other gene. This has possibility of being inherited by successive generations. ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे फिर भी बायोटेक्नोलॉजी जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, ये मैन काइंड और ह्यूमन के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया रैंक्स 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कितनी पीछे रैंक है, और यूनियन गवर्नमेंट अब इसका विरोध कर रही है कि ऐसा नहीं है, कि इन्होंने डाटा इन्होंने सही से नहीं लिया है, क्योंकि हम इतनी सारी स्कीम्स लेके आए हैं, उसका इतना बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, फिर भी ये लोग हमें रैंक कर रहे हैं 111 रैंक पे। गवर्नमेंट कॉन्टेस्ट द रिपोर्ट अगेन क्वेश्चंस द यूज़ ऑफ डेटा फॉर चाइल्ड वेस्टिंग फ्रॉम NF मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से लिया गया है डेटा इंस्टेड ऑफ पोषण ट्रैकर। ये जो 111 रैंक है ना, ये क्या है, इंडिया को कैटेगराइज करता है सीरियस हंगर में। आप हंगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन में लिखेंगे डाटा, राइट? इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हंगर की। GHI score is based on formula which combines 4 indicators that together capture the multidimensional nature of hunger, including undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality. ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर्स को पूछा था, ये उसके पैरामीटर्स हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो रैंक है वो हमारी नेबरिंग कंट्री से भी बहुत पीछे है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तक से पीछे है हमारी। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहे थे हंगर के, वो तक ठीक है इंडिया की मतलब सिचुएशन से, ऐसा रिपोर्ट में दिखाया गया है। पाकिस्तान भी आगे हमसे। व्हाट इज़ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक पीयर रिव्यूड रिपोर्ट है जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा लाया जाता है। GHI is a tool designed to comprehensively measure and track hunger at global, regional and national levels। काफ़ी सारे लेवल्स पे इसका मेन मोटिव क्या है कि जो हंगर से रिलेटेड जो रियलिटी है, जो रियल डाटा है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो ऑब्जेक्टिव डेटा है, हम उसे प्रेजेंट करें। इसमें 100 पॉइंट का एक स्केल होता है। 0 होता है बेस्ट स्कोर, एम्प्लाइज नो हंगर, और 100 होता है वर्स्ट। कंसर्न वर्ल्ड वाइड क्या है? एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में
कि ये वाली रिपोर्ट ये वाली ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करती है, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या, एनजीओ है या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, ऐसे करके आ जाते हैं क्वेश्चन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी की, इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में। इसका एक सेक्शन है फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन। कैलकुलेशन वही 4 डायमेंशंस, अंडर नरिशमेंट, द शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इनटेक इज़ इनसफिशिएंट, उतनी कैलोरीज ही नहीं ले रही है पॉपुलेशन, वो दिखाता है। चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट, लो हाइट ऑफ द एज, यानी कि कुछ कुछ बच्चों की आपने देखा होगा हाइट कम रहती है, ठीक है, वो अंडर न्यूट्रिशन के भी कारण होता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ये हैं 8 साल के, बट इनकी हाइट देखिए जो होनी चाहिए, जो BMI इंडेक्स के अनुसार होनी चाहिए ना, वो काफ़ी कम है, राइट। चाइल्ड वेस्टिंग वही दुबलापन, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट रिफ्लेक्टिंग, यानी कि हाइट के हिसाब से उनका वेट काफ़ी कम है। ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, राइट। ये देखिए यहाँ पे ये स्टंटेड है, इसकी हाइट भी कम है, इसकी हाइट बड़ी है पर पतला है, नॉर्मल चाइल्ड होता है ऐसा। चाइल्ड मोर्टालिटी वही बच्चों की मृत्यु हो जाना, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 4th और 5th बर्थडे रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट ऑफ फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन अनहेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि चाइल्ड मोर्टालिटी, स्टंटिंग, अंडर न्यूरिशमेंट एंड वेस्टेड, राइट। ये 4 पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाला जाता है। स्कोर एनालिसिस इंडिया को मिले हैं 2023 में 28.7 स्कोर, जो सीवियरिटी दिखा रहा है, ठीक है, सीरियसनेस दिखा रहा है। कुछ डेटा एंड रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप GS पेपर 1 में कोई ऐसे लिख रहे हैं, GS पेपर 1 में कोई आंसर लिख रहे हैं, या GS पेपर 2 में, 3 में भी काम में लाया जा सकता है। Child stunting is prevalent at 35.5% India's National Family Health Survey 2019-21 ऐसा कहता है। The prevalence of undernourishment in India, undernourishment कितना है 16.6%। ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, आपको जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, जैसे कि अगर आप अंडरनरिशमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अपनी आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, एविडेंस के साथ अपने आप को, अपने जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट देंगे। चाइल्ड वेस्टिंग आप दिखाएंगे थोड़ा सा कि 18.7% है। अंडर 5 मोर्टालिटी कितनी है 3.1%। टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चाइल्ड एंड चाइना आर अमंग टॉप रैंक्ड कंट्रीज़। वर्स्ट कौन सी है, यानी कि बॉटम में कौन सी है, येमेन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। वर्ल्ड का एवरेज क्या है, वर्ल्ड का जो मतलब जो पूरे वर्ल्ड ने स्कोर किया है हंगर में, वो है 18.3। ये भी अगर आप ऐसे में लिख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये लिखना। The prevalence of undernourishment has risen from 572 million approximately 735 million, यानी कि 2017 में 572 थे, 2023 में हो गए हैं 735 मिलियन। कितनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है अंडरनरिशमेंट्स की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कुछ एट्रीब्यूट्स को पॉइंट आउट किया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, बहुत बड़ा एक लिंकेज है इसका, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक शॉक जैसे कि कह सकते हैं जो कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे दिक्कत आई थी। रशिया यूक्रेन वॉर, इस टाइम पे भी क्या होता है, जब वर्ल्ड में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तो ज़्यादातर कंट्रीज़ को खाना नहीं मिल पाता। कौन कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हंगर के लिए, पोवर्टी, राइट, गरीबी है तो खाना नहीं मिलेगा,
Socio-economic disparities and poverty, widespread poverty and socio-economic disparities are fundamental determinants of hunger in India. Poverty led to inadequate food consumption. अगर घर में आटा चावल है ही नहीं तो खाना बनेगा कहाँ से, और ये लोग खाएंगे क्या? Poor अफोर्ड ही नहीं कर सकते essential nutritional and healthcare services. हिडन हंगर है, यानी कि हाँ पेट भरने के लिए तो खाना खा रहे हैं बट माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जा रही है. इसे कहते हैं हिडन हंगर. ये स्पेशली वुमेन में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है. There are several causes of this problem including poor diet, disease and failure to meet micronutrient needs during pregnancy and lactation. यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एंड वो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते. ठीक है, जिस वजह से उन्हें हिडन हंगर हो जाता है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं. इनसफिशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सब ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ठीक है, ये क्या है, कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, कुछ लैंड यूज चेंजेस भी हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, इनसफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी होती है. फूड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि खेत से लेकर फोक तक क्या होता है, नहीं मिल पा रहा है, यानी कि सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है. फूड वेस्ट भी हो जाता है बीच में रास्ते में, जिस वजह से गरीबों को खाना नहीं मिल पाता. बहुत बड़ा गैप है खेत से लेकर फोक तक. यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है. जेंडर इनइक्वालिटी आप देखते होंगे, सबसे पहले तो वुमेन कमाती नहीं, राइट. काफ़ी सारी वुमेन है जो आज भी क्या है, अभी जॉब पे नहीं है, स्पेशली मैरिड वुमेन. ठीक है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होगी अगर हस्बैंड पे, ससुराल वालों पे, तो ये नॉर्मल रहता है कि वो लास्ट में खाती हैं और लीस्ट खाती है. ये रिपोर्ट में भी आया था एक बार के सर्वे में कि वुमेन लास्ट में खाती हैं, वुमेन ईट द लीस्ट एंड द लास्ट. ठीक है, वुमेन को जो बच्चों को ना कुछ हेल्थ सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड की जाती. आपने गांव वगैरह के एरियाज़ में देखा होगा कि जिनकी 4-5 बेटियां हैं, क्या होता है उनके साथ, उन्हें फूड न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है. उन्हें मिल्क हो गया या घी हो गया, ठीक है, ये सब प्रोवाइड नहीं कराया जाता. इसका एक बड़ा कारण है गरीबी. ठीक है, वुमेन एंड गर्ल्स ऑफन एक्सपीरियंसेस अनइक्वल एक्सेस टू फूड विद इन हाउस होल्ड्स, receiving smaller portions of lower quality diets. unequal access to food, unequal access to food यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर 1 किलो दूध है तो उसमें से थोड़ा सा वो बॉय चाइल्ड पी लेगा और थोड़ा आ जाएगा हाउस होल्ड, मतलब घर के काम के लिए, किचन के काम के लिए दूध का इस्तेमाल कर दिया जाएगा. गर्ल्स को नहीं मिलता, राइट. ये होता है कुछ घरों में. This inequality, coupled with the demands of maternal and child care, exposes them to higher nutritional risk, leading to chronic undernutrition. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कैसे मैटरनल एंड चाइल्ड केयर भी उन्हें नहीं मिलती, जिस वजह से वो एक क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम में चली जाती हैं. कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, यहाँ फ्लड आ गया, वहाँ सूखा पड़ गया, तो इस वजह से भी क्या होता है, खाने का अकाल पड़ जाता है, राइट. नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उस वजह से भी खाना नहीं मिल पाता गरीब लोगों को. लैक ऑफ ऑडिट एंड फॉर नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, मिनिमल और नो न्यूट्रिशनल ऑडिट मैकेनिज्म एट द लोकल गवर्नेंस लेवल. यानी कि आपने प्रोग्राम्स तो चलाए हैं, PDS तो चलाए हैं, पोषण अभियान तो है आपका, बट क्या आपने वो ऑडिट किया है कि क्या लोअर, जो निचले स्तर में जो पॉपुलेशन रह रही है, क्या उसे बेनिफिट मिल पा रहा है? नहीं, राइट. न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की ऑडिटिंग ज़रूरी है.
गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट का मतलब अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर ये सब भी खाते हैं ना तो भी आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जंक फूड है। न्यूट्रिशन मिलता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से, अन्न से, अनाज से, वहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन। ये नहीं पिज़्ज़ा बर्गर एंड वो अलग जो जंक फूड होता है। इसीलिए ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया कि आप सही खाइए तभी तो न्यूट्रिशन लगेगा। पोषण अभियान चलाया गया, ये मिड डे मील स्कीम चलाई गई, ठीक है, जिसमें 8वीं तक के बच्चों को खाना दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो पीडीएस जो फूड को स्टॉक अपने गोडाउन्स में रखता है बड़े बड़े, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के तहत कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी जो टीकाकरण है वो करने का प्रावधान किया गया है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए टीकाकरण से, क्योंकि आपका शरीर बीमारी मुक्त रहेगा तभी न्यूट्रिशन आपके शरीर को लग पाएंगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यह है पीएम गरीब कल्याण योजना। इसके तहत भी चने हो गए या गेहूं हो गए, ये सब बांटने के मतलब इसे एक्सटेंड कर दिया गया था बांटने के लिए, स्पेशली कोविड के टाइम पे, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, सोशल ऑडिट एंड अवेयरनेस। मिड डे मील को हमें ऑडिट करना है, बच्चों को न्यूट्रिशन मिल भी पा रहा है कि नहीं, उनकी न्यूट्रिशनल लेवल को देखते हुए चेक करना है। मतलब establish community driven nutrition education programs that raise awareness about balanced diet, food preparation and the importance of nutrition in local languages, particularly targeting women and children। यानी कि कम्युनिटी ड्राइवन आपको कुछ एजुकेशन प्रोग्राम, कुछ जागरूक करने के प्रोग्राम लेके आने पड़ेंगे जो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में हो और उससे वुमेन और चिल्ड्रन समझ सकें और अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकें, ठीक है। पीडीएस को इन्हांस करना होगा। रिवैम्प द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड बेनिफिटिंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड। फूड वेस्टिंग को हमें कम करना है, ठीक है। फूड उतना वेस्ट नहीं करना है, उतना ही अपनी प्लेट में लो जितना खा पाओ, ठीक है। फूड वेस्ट, अगर हम फूड डस्टबिन में डाल दे रहे हैं ना तो कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसे खाना नहीं मिला होगा उस दिन, ये आपको सोच लेना है आप। According to the International Institute of Refrigeration, if developed countries had the same level of refrigeration infrastructure as developed countries, यानी कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे रेफ्रिजरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो 200 मिलियन टन्स ऑफ फूड बचाया जा सकता है, जो टैकल करेगा हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि वो फूड प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसे फूड नहीं मिला है, स्पेशली पुअर पर्सन। मोबाइल न्यूट्रिशनल क्लिनिक्स चलाने चाहिए, दैट विजिट रिमोट एंड underserved areas to provide health assessments, dietary counseling and supplementary feeding for children and pregnant women। मोबाइल न्यूट्रिशन क्लिनिक्स क्या है, बहुत कम सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में या फिर फ्री प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को, छोटे छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, फल फूल प्रोवाइड कराना है, डाइट की काउंसिल प्रोवाइड करानी है, ठीक है। ये ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि अगर आपने एक न्यूज़ पढ़ी कि हाँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, आप उसे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालाइज करिए कि क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, पूरा का पूरा आप आंसर फ्रेम करिए, स्पेशली इस पर कोशिश करिए कि आप आंसर भी लिख सकें और जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आप रिपीट कर सकें अपने आंसर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, डज द बायोडिकम्पोजर्स हेल्प। यहाँ पे बायोडिकम्पोजर के यूज़ की बात चल रही है आजकल दिल्ली वगैरह के एरियाज़ में। बायोडिकम्पोजर्स क्या होता है, जो धान की पराली होती है ना, क्योंकि लोग अब क्या हो रहा है, अब सर्दियाँ आने वाली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस दौरान क्या होता है पराली जला दी जाती है ताकि जो धान उगाया था उससे हम क्लियर कर सकें आगे, क्योंकि गेहूँ उगाना है, राइट। इस दौरान टाइम कम होता है हमारे बीच, मतलब हमारे लिए,
इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं, पराली जला देते हैं। मतलब पराली जलाना मतलब दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एंड जो उसके आसपास का एरिया है, वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे स्मॉग की प्रॉब्लम। इसीलिए बायो डिकम्पोजर्स, स्पेशली इसे कहते हैं पूसा डिकम्पोजर्स, उसे लेके आया गया है ताकि धान की कटाई के बाद ना हम ये उस पर डाल देंगे, उस पर छिड़क देंगे, डिकम्पोज़र छिड़क देंगे। उसके बाद क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा 20 से 25 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पूसा डिकम्पोज़र, ये ऐसे करके एक डिकम्पोज़र आता है। Decomposer are in the form of capsule made by extracting fungi strain that help the paddy straw to decompose at a much faster rate than usual. जल्दी से डिकम्पोज कर सकता है ये पैडी स्ट्रॉ को, धान की पराली को। ये बहुत ज़रूरी एसेंशियल एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ये वाला फंजाई डिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। इसे लिक्विड फॉर्मुलेशन मिक्स किया जाता है इसे लिक्विड के साथ, ठीक है, तब ये छिड़का जाता है। फार्मर्स कैन प्रिपेयर 25 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर विद 4 कैप्सूल्स जैगरी एंड चिकपी फ्लो, यानी कि बेसन डाल दिया, गुड़ डाल दिया और ये वाली कैप्सूल डाल दी, डिकम्पोज़र तैयार हो गया। ठीक है, ये इजी मेथड भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं इसके डिकम्पोजिशन में। ठीक है, बट ये उतना इनफ टाइम नहीं देता फार्मर्स को कि वो अपना प्रिपेयर कर पाए फील्ड। काफ़ी टाइम लेता है, 20 से 25 दिन है, टाइम है, काफ़ी है। और वहीं वो 2 से 5 दिन में ही अपनी वो पराली वराली जला के अपनी फील्ड को तैयार कर देते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, ये इम्प्रूव करती हैं फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। इसमें फर्टिलाइज़र कंजम्पशन थोड़ा कम लगेगा क्योंकि डिकम्पोज चीज़ें होंगी, चीज़ें सड़ेंगी, सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस बनेगी। इट इज़ एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव चीपर डुएबल प्रैक्टिकल टेक्निक है टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। बट ये ध्यान रखना है कि इसमें थोड़े डेज़ ज़्यादा लग रहे हैं, 20 से 25 दिन लग रहे हैं। आपको ये लिमिटेशन अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो पॉइंट आउट कर देनी है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप इस चीज़ से भी अवेयर हैं। It is an eco-friendly and environmentally useful technology which contribute to achieve स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन एयर पोल्यूशन को भी टैकल करता है, ठीक है, और पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत मिशन ही कारगर हो पाएगा। पूर्ण रूप का मतलब क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, इन सबको टैकल करके हमें स्वच्छ भारत मिशन के एम को अचीव करना है। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है जो एंटार्क्टिका में ओजोन होल कर रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 1857 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसके तहत कौन से डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, 1987 में आया था, टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर पता चल गया। एंड रिड्यूस देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर टू प्रोटेक्ट। मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये कल जो मैंने पढ़ाया था ना उसी से एक क्वेश्चन लिया गया है, बनाया गया है यहाँ पे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि डेली की क्लासेस देखना ज़रूरी है। यहाँ पे आंसर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने आपको बताया था कि यूवी ए रेज उतनी हार्मफुल नहीं होती पर बी एंड सी हार्मफुल होती है, ठीक है। अगर डिप्लीट होती है ओजोन लेयर, CFC अगर यहाँ से उड़ रही है और ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन बना दे रही है, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के 3 मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ये अलग अलग ऑक्सीजन बना दे रही है अगर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये पॉल्यूशन होगा स्ट्रेटोस्फेयर का, ओजोन का। फिर ओजोन लेयर में बड़ा सा होल हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगी ओजोन लेयर, और UVB और काफ़ी टाइम बाद तो UVC रेज भी आनी शुरू हो जाएंगी जो काफ़ी कैंसरस होंगी धरती पे रहने वाले लोगों के लिए।
सारी यूएन कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। ठीक है, इसने क्या कहा था कि कंजम्पशन ऑफ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेलोन्स, इन सब के कंजम्पशन को कम करेंगे और इंडिया ये कम्प्लीटली अचीव कर चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल केमिकल होता है जो यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट्स में, प्रोपेलेंट्स में, एरोसोल्स एप्लीकेशन में, सॉल्वेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे तो वो नॉन टॉक्सिक है, पर ओजोन लेयर को जो वो नुकसान पहुंचा रहा है ना, वो काफ़ी टॉक्सिक होने वाली है आगे जाके। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन के पीडीएफ है मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको नोट्स आज के आज ही नोट कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, ताकि आपके पास पीडीएफ्स का कलेक्शन ना रहे, आपके पास अपने खुद के नोट्स का कलेक्शन रहे जो काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। मेंस रिलेटेड आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप एनहेंस कर सकते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको नोट्स प्रिपेयर करना है और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना है। संडे मैं रिवाइज़ करवाती हूँ आप सबसे कि जो भी आपने वीक में पढ़ा होगा वो आप संडे को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, रिवीजन का भी आपको टाइम निकालना है। कल मैं न्यूज़पेपर देख के रखूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा मैं वो मंडे को कवर करवा दूँगी। ठीक है, इतना चिंतित नहीं होना है कि सब कुछ छूट गया, मतलब सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगता है संडे को ही छूट गई। नो, ठीक है, मैं देख के रखूँगी, मैं आपकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूटने नहीं दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।